कल देखिए चौथे दौर की वोटिंग होने वाली है। बाकी बचे हुए 3 फेज के लिए जो सियासी दिग्गज हैं वो प्रचार युद्ध में कूद चुके हैं। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल से लेकर के बिहार तक आज रैली करते हुए आपको नजर आएंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो हैं वो आज यूपी की कमान संभालेंगे, यूपी में होंगे। इसके अलावा केजरीवाल दिल्ली में पार्टी विधायकों के साथ बैठक करेंगे, उसके बाद वो रोड शो भी करने वाले हैं। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। जेल से छूटते ही केजरीवाल के दांव पर बीजेपी तिलमिला गई और प्रचार युद्ध में नया एजेंडा सेट हो गया। आज भी रैलियों में ऐसी ही बयानबाजी की उम्मीद है, जिसके लिए पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल के बैरकपुर, हुगली, हावड़ा और आरामबाग में हुक्कार भरेंगे। इसके बाद वो बिहार का रुख करेंगे, जहां शाम 6:45 पर रोड शो करके बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। वहीं अमित शाह की नजर यूपी की बाकी बची सीटों पर रहने वाली है। अमित शाह यूपी के कौशाम्बी, रायबरेली और गोंडा में चुनावी सभा करेंगे, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ मोहनलालगंज, कैसरगंज और अमेठी में रैलियां करेंगे। विपक्ष की तरफ से आज राहुल गांधी और केजरीवाल जनता के बीच नजर आएंगे। राहुल दिल्ली में बेरोजगारी की समस्या और समाधान पर युवाओं से चर्चा करेंगे, जबकि केजरीवाल नई दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली लोकसभा इलाके में रोड शो करेंगे। इनके अलावा बीएसपी प्रमुख मायावती हरियाणा के करनाल में हुंकार भरेंगी। इस बीच कांग्रेस सांसद और उनके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से बहस की चुनौती को स्वीकार कर दिया है। ये चुनौती दी है 2 पूर्व जजों ने और एक पत्रकार ने पब्लिक डिबेट की चुनौती दी दोनों नेताओं को। इसको राहुल गांधी ने स्वीकार किया है और अब इसके बाद सियासत गर्मा गई। नरेंद्र मोदी कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द करने जा रहे हैं। किसी की ताकत नहीं है संविधान की पीठ में छुरा पहुंच सके। चुनावी अखाड़े में हो रही ऐसी बयानों की बारिश तो आप रोज सुन रहे हैं, लेकिन 2 जजों की एक चिट्ठी ने प्रचार में एक नया रंग घोल दिया। दरअसल 9 मई को पीएम मोदी और राहुल गांधी के नाम एक चिट्ठी पब्लिक डोमेन में आई। ये चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर और दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एपी शाह ने लिखी थी, जिसमें मांग की गई थी कि गैर पार्टियां प्लेटफॉर्म में बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं को डिबेट करनी चाहिए। इसी नियति को राहुल गांधी ने स्वीकार कर लिया। कांग्रेस इस पहल का स्वागत करती है और चर्चा का निमंत्रण स्वीकार करती है। देश प्रधानमंत्री जी से भी संवाद में हिस्सा लेने की अपेक्षा करता है। बिना मौका गवाए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी को घेर लिया। लिखा, अब गेंद पीएम के पाले में है, लेकिन कांग्रेस की घेराबंदी को समझने में बीजेपी ने देरी नहीं की। अमित मालवीय ने लिखा, राहुल गांधी को दोबारा लॉन्च करने के लिए ब्रांड मोदी का इस्तेमाल बंद करे कांग्रेस। राजस्थान के सीएम भजन लाल ने भी राहुल को आड़े हाथों लिया। बिहार के हाजीपुर से चिराग पासवान चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। उनके प्रचार के लिए जब नीतीश कुमार वहां पर पहुंचे तो उन्होंने चिराग पासवान की जमकर तारीफ की और विरोधियों पर भी हमला बोला, और साथ ही चिराग पासवान ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की और पैर छू करके उनका आशीर्वाद लिया। हाजीपुर में नीतीश और चिराग पासवान की चुनावी जनसभा में अलग ही रंग देखने को मिला। चिराग पासवान के समर्थन में पहली बार जब सीएम नीतीश कुमार वोट मांगने पहुंचे तो चिराग पासवान ने नीतीश के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। वहीं नीतीश कुमार ने भी पुराने दिनों की याद दिलाते हुए चिराग की जमकर तारीफ की तो विरोधियों पर वार किया। यही हम लोग नौजवान लड़का है, अब इसको एक है, ये पूरा काम करेगा। उधर चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार की नीतियों का खूब गुणगान किया। इंडिया गठबंधन को लेकर भी बड़ा दावा कर दिया। मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। एक पिता की तरह यहाँ आकर मुझे अपना आशीर्वाद देने का चाहूँगा। प्रधानमंत्री जी विकास को प्राथमिकता देते हैं, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी विकास को प्राथमिकता देते हैं। चिराग पासवान भी आप लोगों की सेवा के लिए आगे आना चाहता है। हाजीपुर सीट पर 5वें चरण में यानी कि 20 मई को वोटिंग होनी है। हाजीपुर के संग्राम में चिराग पासवान की टक्कर आरजेडी के शिवचंद्र राम के साथ है। उत्तर प्रदेश के इटावा में कल मतदान होना है 4थे चरण में, लेकिन उससे पहले वहां से बीजेपी उम्मीदवार रामशंकर कठेरिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इसमें वो डिंपल यादव के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को घेरा है। इस वायरल वीडियो में बीजेपी के रामशंकर कठेरिया मीडिया से बात कर रहे थे। तभी पत्रकार ने रोजगार को लेकर उनसे सवाल पूछा तो रामशंकर कठेरिया को अचानक गुस्सा आ गया और भाषा की मर्यादा भूल बैठे। समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव को लेकर वो कुछ ऐसा कह गए जिस पर सवाल उठना लाजमी है। मर गए, तुम्हारे पति कहाँ चले गए, तुमने मुख्यमंत्री बनी रहे तो टावा में तुम्हें रोजगार किया, तुम्हें शर्म नहीं आती है कहने भी। जैसे ही रामशंकर कठेरिया के विवादित बोल वायरल हुए तो समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार किया।
मुझे लगता है उनका दिमागी संतुलन अब ठीक नहीं है। जिस तरह की वो भाषा का उपयोग कर रहे हैं, जिस तरह की वो बयानबाजी कर रहे हैं, या तो जनता उन्हें नकारे इसलिए बौखला गए हैं, या फिर हमें लगता है उनके दिमाग में गर्मी चढ़ गई है। रामशंकर कठेरिया के इस बयान पर विवाद जोर पकड़ रहा है और ये बयान भी उस वक्त सामने आया जब इटावा में वोटिंग के लिए महज एक दिन बाकी है। 10 मई को ही मैनपुरी से सांसद डिम्पल यादव इटावा में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची थी। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रचार करने के लिए पहुंचे हुए थे। वहां पर उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला, लेकिन मंच पर जब वो अपने उम्मीदवार का नाम लेने की कोशिश कर रहे थे तो वो अपने ही उम्मीदवार का नाम भूल गए। दिखाते रिपोर्ट। मंच सजा था, निशाने पर मोदी सरकार थी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पानी पीकर बीजेपी को कोस रहे थे। लोगों से नारे लगवाए गए, 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा। अब 10 साल हो गए, 20 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? मोदी साहब को पूछो, और उनके तरफ से जो वोट मांगने को आते हैं उनको पूछो। मोदी सरकार को सत्ता से हटाने का नारा बुलंद किया गया, लेकिन इस दौरान जब अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की बारी आई तो अपने कैंडिडेट का नाम ही भूल गए। प्रत्याशी से नाम पूछा और फिर आगे का भाषण शुरू किया। मैं आपसे विनती करूंगा, सब एक होकर मिलकर वोट देना चाहिए। हमारे पार्टी के ओर से उनका नाम अजय निशा, इनको आप अपना वोट देकर जिताओ। बिहार की मुजफ्फरपुर सीट पर 5वें चरण में यानी कि 20 मई को वोटिंग होनी है। बीजेपी ने यहां से राजभूषण चौधरी को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी छोड़कर पार्टी में शामिल हुए मौजूदा सांसद अजय निषाद को मैदान में उतारा है। और 6 महीने बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए। सुबह 6 बजे से ही वहां पर भक्तों का सैलाब दिखाई दे रहा है। बारिश हो रही है, इसके बाद भी भक्त बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में कपाट खोले गए और आर्मी बैंड की धुन भी वहां पर सुनाई दी। उत्तराखंड के चमोली में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट आज सुबह 6 बजे पूरे विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। कपाट खुलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा बद्री विशाल के दर्शन किए। इस दौरान हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी की गई। मंदिर को करीब 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। कपाट खुलते ही सबसे पहले बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल जी ने मंदिर परिसर में प्रवेश किया। इसके साथ ही दक्षिण द्वार से कुबेर जी की डोली भी मंदिर परिसर में पहुंची। दूसरी तरफ बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी कपाट खुलने का इंतजार करते रहे थे। जैसे ही कपाट खुला, श्रद्धालु का हुजूम दर्शन को उमड़ पड़ा। आर्मी बैंड की धुन और जय बद्री विशाल की जयकारों से गूंज उठा बद्रीनाथ धाम। भगवान विष्णु को समर्पित बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को देखने के लिए देश और विदेश से हजारों श्रद्धालु पहुंचे। और चलिए अब आपको दिखा देते हैं दिल्ली से आई एक तस्वीर, जहां पर दिल्ली में सिख विद मोदी कैंपेन की शुरुआत कर दी गई है। मोदी के समर्थन में बाइक रैली निकाली गई है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मोदी का परिवार बनकर सिख समुदाय निकला है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर बाइक के जरिए रैली निकालकर प्रधानमंत्री मोदी को सपोर्ट किया जा रहा है और सिख विद मोदी कैंपेन इसको नाम दिया गया है। ताज़ा तस्वीरें, लाइव तस्वीरें बिल्कुल आप दिल्ली से देख रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं इसमें हर वर्ग के लोग आपको दिखाई देंगे जो कि बाइक से प्रधानमंत्री मोदी के सपोर्ट में आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और एक तरफ देखिए चुनावों में लगातार बयानबाजियां हो रही हैं, दावे हो रहे हैं, और दूसरी तरफ अलग अलग समुदाय की तरफ से किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को सपोर्ट किया जा रहा है, उसी की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सिख विद मोदी कैंपेन की शुरुआत की गई है। लगभग 50 दिनों की जेल के बाद बेल पर बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरी ताकत से प्रचार युद्ध में डटे हुए हैं। कल उन्होंने 2 रोड शो किए, आज भी वो 2 रोड शो करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी और जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसके प्रत्याशियों के समर्थन में। इसके अलावा रणनीति भी बनाई जा रही है और आज आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक भी बुला ली गई है।
समय के अंदर आम आदमी पार्टी ही देश को भविष्य देने वाली है। आज एक तानाशाह इस देश से जनतंत्र खत्म करना चाहता है। आज एक तानाशाह इस देश से लोकशाही खत्म करना चाहता है। मैं पूरे तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं उस तानाशाह के खिलाफ। मैं जेल से सीधा आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। इतने दिनों के बाद आप लोगों को बहुत मिस किया मैंने। अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल चुनावी मोड में आ गए हैं। रिहाई के दूसरे दिन दिल्ली के ही कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर जाकर दर्शन पूजन किया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी पर करारा प्रहार बोला और इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया। मोदी सरकार नहीं बन रही है, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी उस सरकार का हिस्सा होगी। दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाएंगे। दिल्ली का एलजी लोगों का एलजी होगा, दिल्ली का एलजी दिल्ली वालों का एलजी होगा। गुजरात से आया हुआ है अभी। शराब घोटाले में आरोपी बनाए जाने के बाद केजरीवाल ने अपने इस्तीफा न देने की वजह बताई। कुछ लोगों ने यह मुद्दा उठाया, केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं देता। दिल्ली के अंदर सबसे ऐतिहासिक बहुमत से आम आदमी पार्टी जीती। इतने भारी बहुमत से जीतने के बावजूद उन्हें पता है अगले 20 साल तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कोई नहीं हरा सकता। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, राजनीतिक षड्यंत्र रचा। केजरीवाल को झूठे केस में जेल भेज दो, केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा, केजरीवाल की सरकार गिर जाएगी। उन्होंने ये षड्यंत्र रचा। मैंने कहा मैं भी इस्तीफा नहीं दूंगा। तुम अगर जनतंत्र को जेल में कैद करोगे तो जनतंत्र जेल से चला के दिखाएंगे दोस्तों। सरकार भी जेल से चला के दिखाएंगे। कतई इस्तीफा तुम्हारे ट्रैप में फंसने वाले नहीं है। यानी अरविंद केजरीवाल ने अपने मंसूबे साफ कर दिए। वो रिहाई के दौरान ऐसे ही जोर शोर से प्रचार करेंगे। वो लगातार बैठकें कर रहे हैं। पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। इसी सिलसिले में अरविंद केजरीवाल ने आज आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की बैठक बुलाई है। बैठक सुबह 10 से 11 बजे के करीब मुख्यमंत्री आवास पर होगी। ये बैठक अहम मानी जा रही है क्योंकि इसमें 25 मई को दिल्ली में होने जा रहे मतदान से पहले की रणनीति पर चर्चा होगी। केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। उन्हें 2 जून को वापस जेल जाना होगा, लिहाजा वो चुनाव प्रचार में जोरदार तरीके से लग गए हैं। अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली में 2 रोड शो करने वाले हैं। शाम 5 बजे नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र तो शाम 7 बजे पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के मटियाला में रोड शो करेंगे। जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कल पहला रोड शो किया। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के मेहरौली इलाके में आप प्रत्याशी सहीराम पहलवान के लिए अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने रोड शो किया। केजरीवाल के रोड शो में भारी भीड़ जुटी। कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान अपने भाषण में केजरीवाल ने कहा कि उन्हें गिरफ्तार किया गया तो वो यहाँ सोच रहे हैं कि आखिर उनका कसूर क्या है। अपने भाषण में उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों का जमकर बखान किया। मेरा कसूर यही है ना कि मैंने दिल्ली वालों के लिए अच्छे स्कूल बना के दिए, दिल्ली वालों का इलाज मुफ्त कर दिया, सरकारी अस्पताल अच्छे बना दिए। यही कसूर है ना मेरा। आप लोगों के लिए मैंने दिल्ली के अस्पतालों में फ्री इलाज, फ्री दवाइयों का इंतजाम किया, लेकिन जब मैं तिहाड़ गया मेरी दवाई इन लोगों ने 15 दिन के लिए बंद कर दी। वहां पे इन लोगों ने मेरा इंसुलिन भी बंद कर दिया। आज मैं तन मन धन से संघर्ष कर रहा हूं इस तानाशाही के खिलाफ, लेकिन मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का। अरविंद केजरीवाल ने पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के कृष्णनगर इलाके में भी आप प्रत्याशी कुलदीप कुमार के लिए रोड शो किया। इस रोड शो में अरविंद केजरीवाल के साथ भगवंत मान मौजूद रहे। इस रोड शो में पार्टी समर्थकों ने केजरीवाल के समर्थन में नारे लगाए। ये लोग बता रहे हैं हमें 400 सीट इसलिए चाहिए, हमें संविधान बदलना है, रिजर्वेशन खत्म करना है। मैं देख रहा था ये लोग वोट मांगते घूम रहे हैं। एक भी 10 साल हो गए इनको देश चलाते, एक भी काम की बात नहीं करते, उल्टी सीधी। कभी कभी मंगलसूत्र के ऊपर चुनाव लड़े। 4 जून को मोदी सरकार वापस नहीं आ रही है, सब लोग बता रहे हैं। 21 दिन दिए, 21 दिन की मोहलत मिली है। पूरे देश में घूमूंगा,
इस तानाशाही को खत्म करना है। देश में घूमूंगा, मेरा तन मन धन देश के नाम है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी महज 5 राज्यों की 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें सबसे ज्यादा पंजाब की 13 सीट है, जहां आखिरी चरण यानी कि 1 जून को वोटिंग होगी। दिल्ली की 4 लोकसभा सीट यहां 25 मई को वोटिंग होगी। हरियाणा की 1 लोकसभा सीट कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, यहां भी 25 मई को वोटिंग है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने गुजरात की 2 सीट भरूच और भावनगर में उम्मीदवार उतारे, जहां मतदान हो चुका है। असम की 2 सीट डिब्रूगढ़ और सोनितपुर सीट पर भी आप चुनावी मुकाबले में है। इन दोनों सीटों पर यहां भी वोटिंग हो चुकी है। दिल्ली और हरियाणा में भी उसका कांग्रेस से गठबंधन है, जबकि पंजाब में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही है। लिहाजा पंजाब के लिए उसे अलग से रणनीति बनानी पड़ रही है। केजरीवाल साहब इधर आएंगे या नहीं आएंगे इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पंजाब से बाहर कुछ सिंपैथी है नहीं है वो तो मुझे जानकारी नहीं है इस बात के बारे में, मगर मैं समझता हूं कि ही हैज मेड अ वेरी रॉन्ग चॉइस इन पंजाब में मतदान आखिरी दौर में यानी कि 1 जून को होना है। लिहाजा अरविंद केजरीवाल फिलहाल दिल्ली और हरियाणा पर ही फोकस किए हुए हैं, जहां 5वें दौर में 25 मई को वोटिंग होनी है। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। चुनावी घमासान में सत्ता के उत्तराधिकार का मुद्दा भी छा गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। साथ ही साथ उन्होंने कई बड़े दावे भी किए हैं। केजरीवाल ने कहा कि अगर बीजेपी चुनाव जीती तो नरेंद्र मोदी अमित शाह को पीएम बना देंगे। अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद सियासी वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। जैसी अटकलें लगाई जा रही थी बिल्कुल वैसा ही दिखने लगा है। 50 दिन बाद जेल से निकले अरविंद केजरीवाल ने सियासी बमबाजी शुरू कर दी है और निशाने पर है प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी। तिहाड़ जेल से 21 दिनों के लिए बाहर निकले अरविंद केजरीवाल ने रिहाई के बाद पहला 21 मिनट का भाषण दिया और एक के बाद एक धमाके किए। अपने भाषण में उन्होंने लोकसभा के बचे 4 चरणों के चुनाव के लिए एजेंडा तय कर दिया, नई बहस छेड़ दी, नया नैरेटिव सेट कर दिया और नए सवाल भी खड़े कर दिए हैं। मैं बीजेपी से पूछता हूं, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल यही नहीं रुके, बीजेपी के कई सीनियर नेताओं का नाम लेकर बीजेपी और पीएम मोदी पर सवाल उठाए। हम उनका भी जिक्र करेंगे, लेकिन पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने पीएम को ही क्यों टारगेट किया। दरअसल पीएम ने एबीपी न्यूज को दिए सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जो दावा किया उससे केजरीवाल समेत समूचा विपक्ष टेंशन में है। 4 जून को रिजल्ट आएगा, मोदी जी उस दिन क्या कर रहे होंगे? 4 जून को हिंदुस्तान के पॉलिटिकल इतिहास में सबसे ज्यादा विक्रम के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का विजय होगा। सुना आपने, नरेंद्र मोदी ने पूरे विपक्ष को चुनौती दी है और दावा भी किया है कि 4 जून को नतीजे बीजेपी और एनडीए के पक्ष में रहेंगे और इतिहास की सबसे बड़ी जीत के साथ लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के कद का दूसरा पॉपुलर लीडर देश में नहीं है, इसलिए वो नरेंद्र मोदी का नाम लेकर हमलावर हैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं,
मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से आम आदमी पार्टी का चुनावी अभियान कोंद पड़ा था, लिहाजा ऐसे बयान देकर बाकी बचे 4 चरणों के चुनाव में अपनी पार्टी के प्रचार को धार देना चाहते हैं। वो नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी को 1 साल का पीएम बताकर अलग एजेंडा सेट करना चाहते हैं, लेकिन केजरीवाल पर जोरदार पलटवार भी होने लगा है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। जिस अमित शाह को पीएम बनाने की नरेंद्र मोदी की कवायद को लेकर अरविंद केजरीवाल ने तीखा प्रहार किया है। उन्होंने तो साफ कर दिया है कि पीएम तो मोदी ही बनेंगे और अपना टर्म भी पूरा करेंगे। बीजेपी के कई सीनियर नेताओं ने भी केजरीवाल पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को निपटाने वाले बयान पर खुद योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि पीएम मोदी को पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक मिल रहे अपार जन समर्थन से विपक्ष का सारा प्रोपेगेंडा फेल हो गया है। लोकसभा चुनाव में अपनी पराजय सुनिश्चित जान हताश विपक्ष मोदी जी की आयु का बहाना बनाकर आक्रमण का निरर्थक प्रयास कर रहा है। मोदी जी 140 करोड़ भारतीयों के सर्वमान्य नेता हैं और हमारे अभिभावक। हमें गर्व है कि हम मोदी जी के परिवारजन हैं। फिर एक बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। पार्टी के सीनियर नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में राजनाथ सिंह ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने जेल से अंतरिम जमानत पर छूटने के बाद बीजेपी के बारे में जिस तरह की अनर्गल बातें की है, उससे ये साफ दिखने लगा है कि इस चुनाव में बीजेपी और एनडीए गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में शानदार विजय प्राप्त करने जा रहा है। हार की हताशा के कारण आम आदमी पार्टी समेत पूरे इंडी गठबंधन की मति भ्रष्ट हो चुकी है। केजरीवाल के दावों पर वार पलटवार का सिलसिला जारी है। आम आदमी पार्टी के नेता भी अपने मुखिया के सुर में सुर मिलाकर बीजेपी पर चौतरफा हमला जारी रखे हुए हैं। आडवाणी जी को रिटायर कर दिया, उनका टिकट काट दिया। जोशी जी को रिटायर कर दिया, उनका टिकट काट दिया। सुमित्रा महाजन जी का टिकट काट दिया। तो जो नियम और कानून, जो सिद्धांत, जो विचार पार्टी के बाकी नेताओं के ऊपर लागू होते हैं, वो क्या मोदी जी के ऊपर लागू नहीं होंगे? प्रधानमंत्री जी को स्वयं सामने आके बोलना चाहिए कि वो एक सत्ता के लोलुप और सिद्धांतहीन व्यक्ति हैं और जो नियम और सिद्धांत वो बनाते हैं वो अपने लिए नहीं बनाते, दूसरों के लिए बनाते हैं। केजरीवाल का पीएम मोदी की 75 साल की उम्र पर दिए बयान से सियासत ने नया मोड़ ले लिया है। केजरीवाल जेल से निकलने के बाद हमलावर हैं, वो जेल भेजे जाने के लिए बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे। केजरीवाल आक्रामक भाषण देने के लिए जाने जाते हैं और तिहाड़ से निकलने के बाद चुनावी माहौल में उनकी ये शैली और जोर पकड़े हुए है, लेकिन बीजेपी भी उन्हें काउंटर करने के लिए तैयार है। लेकिन केजरीवाल ये दावा करना कि 75 साल की उम्र पार करने के बाद नरेंद्र मोदी अपनी जगह अमित शाह को पीएम बनाने में लगे हैं, इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या केजरीवाल वाकई सियासी रुख अपनी तरफ मोड़ने में कामयाब हो रहे हैं। पीएम मोदी को निशाने पर लेकर वो अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव की करेंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव के चौथे दौर की वोटिंग कल होनी है। बाकी बचे 3 फेज के लिए सियासी दिग्गज प्रचार युद्ध में कूद चुके हैं और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल और बिहार के चुनावी दौरे पर रहने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में पीएम की 4 रैलियां होंगी, जबकि शाम को पटना में उनका रोड शो भी होगा। रिपोर्ट देखते हैं। चौथे दौर का चुनावी शोर थम गया है, लेकिन बाकी बचे 3 चरणों के चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। सभी पार्टियों के दिग्गज चुनावी रण में हुंकार भर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल और बिहार में हुंकार भरेंगे, जहां वो चुनावी रैलियां और रोड शो करेंगे। पीएम मोदी कोलकाता पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने राजभवन में रात्रि विश्राम किया। आज वो पश्चिम बंगाल में 4 रैलियां करेंगे, जिसकी शुरुआत बैरकपुर से होगी, जहां वो सुबह 11:30 बजे एक सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद पीएम हुगली में दोपहर 1 बजे एक रैली करेंगे।
उसके बाद वो दोपहर 2:30 बजे आरामबाग में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और बंगाल में आज की उनकी आखिरी रैली हावड़ा में शाम 4 बजे होगी। इन सभी 4 सीटों पर 5वें चरण में 20 मई को वोटिंग होनी है। बीजेपी ने पिछली बार पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 18 सीटें जीती थी और इस बार वो 35 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है। आज जिन 4 सीटों के लिए पीएम प्रचार करने जा रहे हैं वो काफी अहम है, जिनमें से बीजेपी ने 2 सीट पर जीत हासिल की थी। बैरकपुर से बीजेपी ने अर्जुन सिंह को टिकट दिया। पिछली बार भी वो जीते थे, लेकिन बाद में वो टीएमसी में चले गए, लेकिन चुनाव से एन पहले वापसी की। उनका मुकाबला टीएमसी के पार्थ भौमिक से होने जा रहा है। हुगली से बीजेपी ने अपने तेज तर्रार प्रवक्ता लॉकेट चटर्जी को प्रत्याशी बनाया है। उनके सामने है टीएमसी की रचना बनर्जी। आरामबाग से बीजेपी ने अरूप कांति दिगर को टिकट दिया है, जिनका मुकाबला टीएमसी की मिताली बाग से होने जा रहा है। वहीं हावड़ा सीट से बीजेपी ने रतिन चक्रवर्ती को टिकट दिया है। उनके सामने टीएमसी ने मैदान में प्रसून बंदोपाध्याय को उतारा है। पीएम मोदी बंगाल के बाद बिहार पहुंचेंगे, जहां पटना में शाम 6:45 बजे रोड शो करेंगे। रोड शो बेली रोड शो से शुरू होकर गांधी मैदान जेपी गोलंबर तक होगा। रोड शो के लिए पीएम का रथ तैयार हो चुका है। प्रशासन ने भी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। जिस रथ पर पीएम मोदी रोड शो करेंगे उसका मॉक ड्रिल भी किया गया। पीएम के रोड शो को लेकर बीजेपी और एनडीए नेताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। मोदी जी लगातार बिहार के लिए काम कर रहे हैं। बिहार ऐसे भी मोदी जी के साथ खड़ा है, 40 की 40 सीट देने का काम करेगा। मोदी जी की ही गारंटी पर देश चल रहा है। पीएम मोदी के रोड शो से पहले सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तंज कसा। ये अच्छी बात है, रोड शो कर रहे हैं। हमने तो जॉब शो किया, आगे भी जॉब शो करेंगे। एक दिन में 3-3 रैली, रोड शो क्यों करना पड़ रहा है? डरे हुए हैं, और डरे हुए इस बात पे है कि बिहार इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट दे रहा है और प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने 10 साल बिहार के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया। पटना में 2 संसदीय क्षेत्र हैं, पटना साहिब और पाटलिपुत्र, और 2019 से दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी। बीजेपी ने इस बार पटना साहिब से फिर रविशंकर प्रसाद को टिकट दिया, जिनका इस बार मुकाबला कांग्रेस के अंशुल अभिजीत कुशवाहा से होगा। वहीं पाटलिपुत्र सीट पर 2019 में बीजेपी को जीत मिली थी। बीजेपी ने अपने सांसद रामकृपाल यादव को फिर टिकट दिया है, जिनका मुकाबला मीसा भारती से है। 2019 में उन्होंने मीसा को ही हराया था। मीसा भारती ने भी प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। विपक्षी गठबंधन के सहयोगी भी पीएम के रोड शो पर सवाल उठा रहे हैं। सबसे ज्यादा किसी राज्य को उन्होंने ठगने का काम किया तो वो बिहार है। बिहार को उन्होंने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, स्पेशल पैकेज मिलेगा, बिहार की बंद पड़ी चीनी मिलें खुलवाएंगे, उसी की चीनी से वो चाय पियेंगे। लेकिन ना तो वो समय बता रहे हैं, ना महीना बता रहे हैं, ना साल बता रहे हैं। 10 वर्ष हो गए इस बात को। कुछ लोग हैं, मोदी जी कुछ भी करते हैं उसको मास्टर स्ट्रोक बताते हैं, कुछ भी करते हैं कहते हैं उसको कहते हैं कि इतिहास में पहली बार, दुनिया में सबसे बड़ा। तो पटना में अगर आ रहे हैं तो रोड शो कर रहे हैं, कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन हमने जो रोड शो का पैटर्न देखा है, आमतौर पर मोदी जी को जब भी किसी चुनाव में उनके मन में संशय पैदा होता है कि बात बन नहीं रही है। बिहार की 40 सीटों में से पिछली बार बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए ने 39 सीटों पर कब्जा जमाया था। इस बार भी वो पिछले प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश में लगा है, तो महागठबंधन की तरफ से उनके विजय रथ को रोकने की कोशिशें भी जारी है। देखना है कि 4 जून को नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं।